जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन में आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो एक स्कैंडल चल रहा है दारुल हिकमत का, जो कि एक मसीही अदारा है और मसीही बच्चों की फ़लाह व बहबूद के लिए बनाया गया, ताकि पाकिस्तान में बसने वाले, ख़ास तौर पर लाहौर यहुनाबाद के नज़दीक बसने वाले जो क्रिश्चियन बच्चे हैं वो वहाँ पर मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। मगर पिछले चंद रोज़ से एक हाइप क्रिएट हुई है मीडिया में कि जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर एक कब्ज़ा ग्रुप मौजूद है कि जिसने एक एंकर पर, जब वो वहाँ पे गए, उन पर फायरिंग की और उसके साथ साथ एक बैरिस्टर साहब थे जो इमरान खान साहब के भतीजे भी हैं, उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम हक़ाइक़ को सामने लेकर आएँ। हम सिर्फ एक साइड की स्टोरी नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हक सच की बात की जाए, सनसनीखेज़ ख़बरें ना फैलाई जाएँ। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके ख़यालात, उनका जो बयान है लिया जाए, ताकि हकीकत तक पहुँचा जा सके। तो आज हमने सबसे पहले जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे एजाज़ अगस्तियन साहब, उनसे इंटरव्यू किया। डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर जो कि चेयरमैन है दारुल हिकमत के, उनसे हमने इंटरव्यू किया। जॉर्ज बूटा साहब से किया। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं वो स्कूल या इंस्टीट्यूट जहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पर वो लोगों का आना मना है, जाना मना है। तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे कि हम दारुल हिकमत में बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौरेज़ दिलअवैस साहब, कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने फायरिंग की, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है दारुल हिकमत के ऊपर। तो आज हम वहाँ पे मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि हकीकत क्या है, क्या वो रास्ता है कि हम इससे मिलजुल कर सारे को बेहतर नताइज हासिल कर सकें, ताकि ये जो जगह है, ये जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उसमें इस्तेमाल हो सके। तो नरेश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम जानना चाहेंगे ये इशू है क्या? ये दारुल हिकमत का बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ आरा हैं और आपको इस वक्त पूरे दुनिया में सुना जा रहा है। आप बताएं कि ये वजह है क्या? सबसे पहले तो मैं साजिद साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं जो है अपना मौक़िफ़ जो है सारे मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने और बेसिकली अपनी तमाम जो मेरी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूँ। तो बिल्कुल सारी ये अफ़वाहें जो हैं उड़ाई जा रही हैं और आज आप दारुल हिकमत के अंदर बैठे हैं और आपने देख ही लिया आप पे कितनी को फायरिंग हुई है या कितने को अंदर गुंडे बदमाश या अंदर कितना को असलहा पड़ा है या आपको आगे से कोई मज़ामत कितनी को फेस करनी पड़ी। तो ये सारे रूमर्स थे, बेसिकली यहाँ पर कोई आ नहीं था रहा, हमारी कोई बात नहीं था सुन रहा। तो जिस टाइम ये सारा वकूआ हुआ है, ये सारा फायरिंग का, इसमें मेरे ऊपर भी एफआईआर की गई और मेरे एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी अरेस्ट किया गया, उस पे भी पर्चा दिया गया। तो वो जो मेरा गार्ड है वो तो कोर्ट से ही डिस्चार्ज हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें केस में जारी है और ना मैंने किसी मीडिया के ऊपर फायर किया। मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ये तमाम बातें समझता हूँ, किसी के ऊपर फायर करना, और ना ही मुझे किसी के ऊपर फायर करने की कोई ज़रूरत है। ये इदारा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए, इसके जो दरवाज़े हैं वो तमाम कम्युनिटी के लिए खुले हैं। दारुल हिकमत की सर्विसेज सब के लिए हाजिर है। मेरी सर्विसेज दारुल हिकमत के फोरम पे तमाम लोगों के लिए हाजिर है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं 2015 में यहाँ पर बुलाया गया था कि आप आएँ। ये इदारा जो है आपके परदादा डॉक्टर फ्रैंक सफ़ीउल्लाह खैरुल्लाह ने बनाया, तो आप आएँ और आप इसको चलाएँ, क्योंकि आपका भी इसकी तरफ कंट्रीब्यूशन बनता है। तो मैं 2015 से इसको चला रहा हूँ। किसने बुलाया था कि आपको? मुझे यहाँ पर जो उस टाइम की जो बोर्ड थी, जिसमें डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब भी थे, उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि आप आएँ। मैंने उनसे मिला, मैं उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं सकता और वो यहाँ कभी आए भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप ही इसको चलाएँ, आप यहाँ पर आएँ और अपनी सर्विसेज़ यहाँ पर दें। तो मैं फिर आया था तमाम बोर्ड की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर कि आपके ये बड़ों ने बनाया तो आपको आना चाहिए और इसको सँभालना चाहिए, क्योंकि ये इदारा डाउन जा रहा था। फिर जिस टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर 50 से 70 के करीब बच्चे रह गए हुए थे। हॉस्टल्स बंद हो चुके थे, कॉलेज बंद हो गया हुआ था।
तबाही फिर गई हुई थी, हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई थी। और मैंने काफ़ी मेहनत करके आज तकरीबन 350 के करीब यहाँ पर बच्चे हैं, 300 से तादाद ऊपर है, 350 के करीब है जो डे स्कॉलर्स हैं, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, डेली स्कूल आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अंदर एक ऑर्फन होम बनाया है, जो कि आपने देखा भी है, आपने विज़िट भी किया है उसका। तो वो भी मैंने बनाया। इससे पहले यहाँ पर कभी कोई ऑर्फन होम नहीं था। इससे पहले दारुल हिकमत के अंदर कोई चर्च नहीं था। एवरी संडे एवरी फ्राइडे यहाँ पर चर्च के अंदर मीटिंग होती है। तो ये तमाम बातें जो मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं, ये सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही, किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो वो आकर दे। मैं फिर अपने आप को मैं खुद कसूरवार मानूंगा और मैं खुद जो है हर चीज़ के लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा। अच्छा नौरेश साहब, मसला ये थोड़ा सा हमें क्लियर करें। आपने कहा कि आपके परदादा ने ये जगह बनाई है, क्योंकि जो हमें पता लगा है पीटर बॉन एक फॉरेनर थे कि जिन्होंने ये बनाया, और ये ट्रस्ट है जिसका नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी है। बेसिकली जो पीटर बॉन है वो मतलब हॉलैंड से थे और उनको मेरे परदादा ही यहाँ पर लेकर आए थे। ये पीटर बॉन उन्हीं का ही रेफरेंस था। और अगर आप दारुल हिकमत की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसके सबसे पहले जो ट्रस्टी हैं और जो इसके चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो भी डॉक्टर एफ.एस. खैरुल्लाह ही हैं। और डॉक्टर साहब को भी उन्होंने ही मतलब यहाँ पर लाए थे और सब कुछ। तो ये जगह, जो ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जगह किसकी? ये जगह बेसिकली तो मतलब ये इसकी फॉरेन आती थी, फंडिंग आती थी। नहीं, जगह खरीदी किसने थी? ये जगह खरीदी थी, कुछ खरीदी थी डॉक्टर एफ.एस. खैरुल्लाह ने, कुछ जो हैं वो और 2-3 बोर्ड के मेंबर्स थे जिनमें डॉक्टर क्रिस्टी बिल्कुल नहीं है, उन्होंने खरीदी थी। और फिर 1990 पाकिस्तानी जी, और उसके बाद 1996 में ये तमाम जितनी जगह ये फिर ट्रस्ट को ट्रस्ट डीड इसकी कर दी गई थी। और इसमें मैं जो सबसे मेन इशू चल रहा है कि मैंने जगह बेच दी है। अगर मैंने बेची है तो कोई एग्रीमेंट, कोई पे ऑर्डर, कोई चेक मेरी तरफ से, कोई मैंने रजिस्ट्री करवा के दी। अब आप आते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि ये जगह खरीद लें, तो आप सबसे पहले पटवारी के पास जाएंगे, मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, मेरा टाइटल देखेंगे, आप फिर ही खरीदेंगे। मगर एक और चीज़ है कि ट्रस्ट की जगह तो बिक नहीं सकती। जी यही मैं वो कब्जा ही आगे। जी यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अंदर आके देख लिया कहाँ है यहाँ पर कब्जा और किस जगह कब्जा हुआ, ये भी आपने देख लिया कि यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है। और ना ट्रस्ट की जगह बिक सकती है, ना उसको कोई ले सकता है। इदारे की जगह 20 से 21 है कैनाल, और आज भी 20 से 21 कैनाल ही है। मैंने तहसीलदार साहब को इसकी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी हुई है जगह की निशानदेही की। विद इन 2 और 3 डेज़ वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो फिर उसको भी मैं जो है मीडिया के ऊपर और आपको भी उसकी एक ज़रूर मैं कॉपी भेजूंगा, क्योंकि 1 इंच भी जो है वो दारुल हिकमत का इधर से उधर नहीं हुआ। तो आपने यानी कि फ़र्द निकलवाया है पटवारी साहब से कि वो आप दिखा सकें कि जितनी ज़मीन थी मैंने उनको ये उतनी ही ज़मीन यहाँ पे मौजूद एप्लीकेशन मूव किया, हमारी पूरी निशानदेही की जाए और जितनी भी हमारी जगह है वो रिकॉर्ड के ऊपर लाई जाए। दारुल नहीं, तो अगर कोई लोग कहते हैं कि कब्जा हुआ हुआ है, कब्जे का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेसिकली वो अगर कहते हैं कि कब्जा हुआ हुआ है तो वो फिर कब्जा ट्रस्ट की ही जगह पे हुआ होगा ना, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जहाँ मैं और आप बैठे हैं, आप कहते हैं जी इसी जगह पे कब्जा है, ये जहाँ हम बैठे हैं, तो इसका कोई डॉक्यूमेंट ट्रस्ट का तो मौजूद होगा ना। बेशक आगे बेचने का नहीं होगा, चलें इस बात पे भी आ जाते हैं कि कब्जा हो गया, कोई कागज़ नहीं है, लेकिन इदारे के तो कागज़ होंगे ना, दारुल हिकमत के कागज़ तो होंगे। ये लोग वो कागज़ ला कर दिखा दें, मैं तो कह रहा हूँ कोई चीज़ ला कर दिखा दें। ठीक है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जो आप इस तरह से कर रहे हैं या जो एफआईआर अभी हुई है, आपके शायद कोई सुसर हैं जो मिनिस्टर भी हैं अभी इन दिनों, उनका कोई आपको सपोर्ट हासिल है जिसकी वजह से सारा? सबसे पहली तो बात यह है कि मैं उनके जो बड़े भाई हैं ना, सेबेस्टियन नियाज़ साहब, वो मेरे फादर इन लॉ है, मैं उनका दामाद हूँ। और जो इजाज़ साहब है जिनके साथ बिला वजह मुझे जोड़ा जा रहा है, आज तक ना उनकी दारुल हिकमत में कभी कोई प्रेजेंस है, ना कभी यहाँ वो आए हैं, ना ही उनको इस मामले का पता है। और मज़ीद ये मामले 2015 से चल रहे हैं, ये मामले 2015 से चल रहे हैं। मिनिस्टर साहब आते हैं 2018 में। ये बेसिकली मैं बताना आपको चाहूँगा, ये एक ब्लैक मेलर्स का टोल है।
और आप देखें कि सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की कितनी बड़ी बदनसीबी है कि इस ब्लैक मेलर्स के टोले को 3 लोग हेड कर रहे हैं। एक बंदा जो हेड कर रहा है वो जैली एडवोकेट है, वो अपने आप को एडवोकेट हाई कोर्ट कहता है। उसने लाहौर रंग पे भी और एक पेज है सियासत पीके, उस पर भी बताया कि मैं एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, जबकि उस बंदे के पास अभी लोअर कोर्ट का भी लाइसेंस नहीं है। तो उसके खिलाफ मैंने पंजाब बार में एप्लीकेशन मूव की है, उस पर जो है वो अनकरीब FIR हो जाएगी। आप नाम बताना पसंद करेंगे? जी मैं नाम, वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा चोर है, फ्रॉडिया है, अगर आप कहते हैं मैं नाम उसका बता, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ छोटा मोटा फ्रॉडिया, इस फॉरम पे इतना उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक बंदा है वो इश्तिहारी है, वो जेल रह कर आया है और वो अपने आप को पॉलिटिकल फिगर कहता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से है वो भी। तो ये नहीं कि कोई डर नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनका मतलब छोटे मोटे चोर फ्रॉडिया, इनका क्या नाम लेना है इतने फॉरम पर, क्योंकि बेसिकली वो शोहरत के लिए तो ये सब कर रहे हैं कि मीडिया पे हमारा नाम आए, हमारा नाम आगे जाए। वो जब पर्चे होंगे इन पर तो वो ज़ाहिर बात है पता चल ही जाएगा सबको। तीसरे नंबर पे एक काउंसलर है यूनाबाद का, ये बंदा पहले भी जलाओ घेराव में सबसे आगे था जब क्राइस्ट चर्च का सानहा हुआ है। 2 लोगों को जब जलाया गया, ये बंदा तब उस FIR में नॉमिनेटेड है। इस पे 780A की FIR हुई हुई है इस बंदे पर, और ये बंदा जो है इसके ख़िलाफ़ भी हम हाई कोर्ट इसकी कैंसलेशन ऑफ बेल में हम मूव कर रहे हैं। इसका नाम एडवर्ड नसीर है, इस बंदे का नाम उर्फ बंटी। ये भी मतलब उस ब्लैक मेलर्स के ग्रुप के साथ है। तो ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? आपको कर रहे हैं कि आपके ससुर साहब? देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ससुर तो वही होते हैं जो मतलब जिसकी बेटी हो और बेटी का जो बाप होता है वही ससुर होता है। इजाज़ साहब जो हैं बेसिकली वो तो मेरे ससुर हैं ही नहीं। दूसरा, मुझे उनके तो किसी मामले का नहीं पता, लेकिन ये मैं ज़रूर थोड़ा सा परेशान हूँ कि मुझे उनके साथ क्यों रिलेट किया जा रहा है। ये आप अगर देखें लाहौर रंग का इंटरव्यू, तो उसमें ये जो एक ब्लैकमेलर है, ये जो चोर है, इसने पहले खुद माना है कि मैं इनसे चेक करने के लिए इनको कहा पैसे दें, तो इन्होंने मुझे पैसे दिए। ये इसी तरह हमें ब्लैकमेल करके कि मैं धरना कर दूंगा, आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमें ब्लैकमेल करके हमारे से पैसे लेता रहा। ये इस इदारे में आता रहा, यहाँ आके हरास करता रहा, स्टाफ को हरास करता रहा। मैं पॉलिटिकल फिगर हूँ बेसिकली। ये एक चोर है, लुटेरा है, और अभी रिसेंटली जेल से आया। आप सोच लें कि इश्तिहारी की क्या वर्थ है। अच्छा, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब कि आपने वो जो बेदियाँ रोड पे जो है उस पे भी कब्ज़ा किया हुआ है? जी, जो बेदियाँ रोड पे कैंपस है, ये बल्कि अच्छा कर दिया आपने, जिक्र कर दिया। बेदियाँ रोड का जो कैंपस है ना, डॉक्टर साहब किसी को वो बेच रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये कैंपस जो है हम क्यों ना इसको ना बेचें। डॉक्टर साहब ने कहा कि बात ऐसी है कि मैंने तो ये बेचना है। ट्रस्ट का कैसे बिक सकती प्रॉपर्टी? जी, वो मेरे पास ईमेल है जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ। वो सारे मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो कहते हैं मैंने तो इसको बेचना ही बेचना है नोरेज़। तो तब मैं और मेरे वालिद साहब गए, हमने कहा बेचे ना, ये गरीब बच्चों का इदारा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग मुझे 2 करोड़ रुपया दे दें तो मैं इस इदारे को नहीं बेचता, ये आप ले लें। मैं आप उनकी ज़ात के लिए मांगा उन्होंने? हाँ जी, कि इस इदारे को हाँ जी, चलाने के लिए अपनी ज़ात के लिए मांगा। उन्होंने कहा मुझे आप दे दें ये पैसे, आप लोग उसको चलाते रहें, अगर आप लोगों ने चैरिटी चलानी है तो ठीक है। नोरेश साहब, इसका प्रूफ है आपके पास सारी जो बात आप जी कर जी रहे जी, हैं बिल्कुल है जी। कि डॉक्टर साहब ने अपनी ज़ात के लिए मांगा, ना कि इस अदारे को चलाने? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात है हमारे से तो हमें तो उन्होंने यही कहा कि मैं बेच रहा हूँ। आगे डॉक्टर साहब पैसे काले चोर को दे दें, वो तो हमारा कंसर्न नहीं है ना। हमारे से तो वो 1 करोड़ रुपया, तकरीबन 1 करोड़ डॉक्टर साहब ले गए हैं, जिसमें से उन्होंने 70 लाख एक दफ़ा लिया, उसके बाद मेरे 15 लाख एक दफ़ा लिया, 5 लाख एक दफ़ा लिया, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब बनता है। मेरे पास उनकी ईमेल्स भी हैं, बाकी पैसे मेरे से मांगते रहे, मुझे बड़ी देर परेशान करते रहे। फिर मेन मेरी उनकी लड़ाई यहाँ से हुई कि जब मैंने 10 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट पकड़ी फर्गूसन और अर्नेस्ट एंड यंग की। ये कुछ तकरीबन इस बात को, एम्बेजलमेंट आपका मतलब है कि कोई खुर्द-बुर्द था, 10 करोड़ रुपए का खुर्द-बुर्द है। ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं 2009, 10, 11, 12, 13 और 14 के। ये ओवरऑल जो है इसमें जो रकम आगे पीछे की गई है वो 10 करोड़ की गई है, जो कि अभी तक किसी तमाम लोग अनजान है। जब मैंने ये पैसों का मैंने कहा कि ये पैसे भी ऐसे खाए गए हैं, मेरे दुश्मन हो गए। फिर मैं बताना चाहूँगा कि प्रोविडेंट फंड जो है,
प्रोविडेंट फंड का जो एक अकाउंट होता था दारुल हिकमत का, आज वो ज़ीरो है। और तमाम टीचर्स जो पुराने यहाँ 15-15 साल से काम कर रहे हैं, 18-18 साल से, वो रो रहे हैं अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, लेकिन उनको प्रोविडेंट फंड नहीं, 1 रुपया नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। इसके साथ साथ ना सिर्फ प्रोविडेंट फंड, EOBI के अकाउंट के अंदर भी तकरीबन 2.6 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो भी शॉर्ट है। मगर मसला ये है कि आपकी बात हम कैसे मान लें, क्योंकि ट्रस्ट जो है उसके जॉइंट सिग्नेचर्स होते हैं, तो कैसे डॉक्टर साहब पैसा निकलवाते रहे होंगे अकाउंट में से, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ट्रस्टीज़ होते हैं, ट्रस्ट एक बोर्ड बना होता है, जो ट्रस्टीज़ हम कहेंगे जी इसके, जी जी उनके जॉइंट सिग्नेचर्स चलते होंगे बैंक में भी, तो वो बैंक से अकेला बंदा कैसे दारुल हिकमत का जो अकाउंट था ना, बेसिकली उस पे अकेले बंदे के भी सिग्नेचर्स चल जाते थे और साथ जॉइंट के भी चल जाते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब चेयरमैन थे। तो इसमें अगर कब से कब तक चेयरमैन रहे? बेसिकली अगर देखा जाए, अगर लीगली देखा जाए तो वो तो चेयरमैन थे ही नहीं, सबसे पहली बात। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दारुल हिकमत को देखा जाए तो कोई भी पर्सन जो है वो 3 सालों से ज़्यादा चेयरमैन रह नहीं सकता, मेंबर नहीं रह सकता, चेयरमैन नहीं रह सकता। और वो जिद से बने हुए थे चेयरमैन, क्योंकि लास्ट टाइम 2011 में वो ख़त्म हो गया था उनका टर्नओवर चेयरमैन का, डॉक्टर साहब का। उसके अलावा अगर ट्रस्ट डीड को भी आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कोई बंदा ट्रस्टी नहीं रह सकता अगर उसके टर्नओवर में एम्बेजलमेंट होगी। एम्बेजलमेंट मैंने आपको 10 करोड़ रुपए की ऑलरेडी बता दी, मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के पैसों का खुर्द-बुर्द बता दिया, मैंने आपको एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट के अकाउंट में 26 लाख रुपए का मैंने आपको जो रकम है वो मैंने आपको खुर्द-बुर्द बता दी। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो वो बच्चों को लोन देते हैं, उसके बाद जब वो बच्चे वापस नहीं कर पाते, कहाँ पे? ये FC क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को, FC कॉलेज जी, उसके बाद वो उन पे पर्चा भी करवाते हैं और उनके साथ साथ उनके बाप को भी अंदर करवाते हैं। और ये FIR, जी, ये FIR की कॉपी भी मैं आपको जो है देने को तैयार हूँ और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बच्चे के साथ ये तक हुआ है। फिर जिनको दे देते हैं पैसे, उनसे वापस लेते हैं वो पैसे या उनसे चेक लेते हैं। नहीं, तो ये तो होता है ना, एजुकेशन लोन होता है ना, कि जब आप लोन दे दिया आपने, जब वो बच्चा पढ़ के नौकरी पे चला जाता है वापस करता है वो। देखें, एक लोन एक अलग चीज़ है, लेकिन ये नई चीज़ उनके आप पास बता तो रहे हैं। मसीही बच्चों का फंड आता है ना, वो वहाँ FC कॉलेज में बैठे हुए हैं। तो बात ये कि किसी को फंड देकर देना फंड और उसको कहना कि बाद में तुमने वापस करने, वो वापस ना कर सके। मैं बात कर रहा हूँ एक मसीहा की, एक मसीहा तो ऐसे नहीं ना करता। नहीं, मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो फंड है, जैसे बाहर के मुल्कों में एजुकेशन लोन मिलता है, कि जब बच्चा एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा तो जब वो नौकरी पर लगेगा वो पैसे वापस करेगा, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? मैं इसकी नहीं बात कर रहा, ये भी मामला है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि जिनकी वो मदद अपने पास से कर देते थे ना, कि मैं ये आपकी मदद कर रहा हूँ, चलो आप मुझे लौटा देना, जब वो नहीं लौटा पाते तो वो फिर उनके ऊपर पर्चे करवाते हैं। देखें ना, एक तरफ आप कहें मैं कौम का लीडर हूँ, मसीहा हूँ, एक तरफ आप 72,000 रुपये के लिए एक बच्चे को और उसके बाप को भी पकड़ के जेल करवा दें, सिर्फ 72,000 रुपये के पीछे। उसकी एजुकेशन पे ही वो लगे ना 72,000। और भी कई तरीके हैं उनसे लेने के, आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन किसी के बच्चे को उठा के जेल में डाल देना, तो ये चीज़ मुनासिब तो नहीं। EOBI के पैसे, प्रोविडेंट फंड के कई लोग हैं जो अपनी तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, या उनको आते हैं ढूंढते हैं। मतलब आप समझ लें कि A to Z जितनी मैंने करप्शन है ना वो पकड़ी है, और इसलिए ये सारा एक ब्लैक मेलर्स का ये जो ग्रुप है, इश्तिहारियों का, चोरों का, जाली वकीलों का, ये मेरे पीछे चढ़ा दिया गया। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि उनका स्टेटमेंट सारी फ़र्क है, आपकी डेफिनेटली फ़र्क है। हम चाहेंगे कि हम नाजरीन भी देख रहे हैं कि क्या सिलसिला है। अब आप क्या समझते हैं कि इस मसले का कोई हल नज़र आता है हमें? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने पहले भी ये सवाल किया दूसरों से भी, कि यहाँ पे हम देखते हैं ट्रस्ट बनते हैं, फाउंडेशंस बनती हैं, अदारे बनते हैं, मुस्लिम्स जो बनाते हैं और वो फ्लरिश करते हैं, वो बढ़ते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मसीहों का प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रस्ट बनता है, जो फाउंडेशन बनती है, या जो अदारे मिशनरीज छोड़ के चले गए हैं, हम उन पे या काबज़ हो जाते हैं या फिर हम उनको बेच देते हैं। तो ये प्रैक्टिस कब तक हम चलाएंगे, कब तक ये चलेगा, कब तक हम अपनी कौम को डेवलप नहीं कर पाएंगे?
हमारी कौम एजुकेशन हासिल करेगी तो डेवलप होगी। तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, मसीही हैं, चर्च भी रन कर रहे हैं, आप बताएं कि इसका हल क्या नज़र आ रहा है? मैं इसका एक ये हल सजेस्ट करूंगा कि मैं चाहता हूं कि इसकी एक नई बोर्ड बना दी जाए। और देखिए डॉक्टर साहब भी जो हैं उन्होंने इसको अना का मसला बनाया, लेकिन मैं इसको अना का मसला नहीं बना रहा। मैं उनके साथ भी काम करने को तैयार हूँ और मैं हर किसी के साथ काम करने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये इदारा चले और हर हाल में इसको चलना चाहिए। देखें चर्च अंदर बनाया, ऑर्फन होम अंदर बनाया, स्कूल चल रहा है। आप दिन के टाइम आए कभी तो आप देखें स्कूल सारा। तो मेरी कोई अना नहीं है इसमें लेके, ना कोई मेरी ज़िद है, ना कोई मेरी मुझे इशू है। ठीक है, नया बोर्ड एक बन जाए, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो ऑनरेबल पर्सन, उनको इसके बोर्ड में रखा जाए। मुझे और डॉक्टर साहब जो हैं हम उनके अंडर चला लेते हैं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें है। उनका कहना ये है कि आप कहते हैं कि मैंने इस पे अखराजात बहुत किए हुए हैं, तो मुझे मेरे पैसे लुटाए जाएं। देखें जब डॉक्टर साहब जो हैं मैं ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मैं यहाँ पर पैसे के लिए नहीं बैठा हुआ। आप कभी आ सकते हैं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और कोई भी बंदा, तमाम मीडिया को मैं वेलकम करता हूँ। दारुल हिकमत के दरवाजे खुले हैं, दिन के टाइम आके तमाम टीचर स्टाफ से आप इंटरव्यू करें। हर माह 1 से 1.5 लाख के दरमियान जो है वो सैलरीज़ में पैसे डलते हैं। वो मैं मैनेज करता हूँ, जैसे भी करता हूँ मैं सैलरीज़ में वो पैसे डालता हूँ। यहाँ तक कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ यहाँ बाहर सड़क ब्लॉक हो गई थी, इन्होंने 5 माह सैलरीज़ नहीं थी दी। तो नौरेश साहब, इस सारे गंभीर मसले का हल क्या है? इस सारे मसले का मैं तो यही समझता हूँ हल के इसका जो बोर्ड है, नया बोर्ड तश्कील दी जाए, उसके ऊपर जो है वो फ्रेश ब्लड लाया जाए और राइट पर्सन्स फॉर दिस जॉब उनको लाया जाए। अच्छे एजुकेशनिस्ट इसके बोर्ड के ऊपर लेकर आए जाएं और डॉक्टर साहब और मैं जो है इसको चला लेते हैं। एक तो इसका ये हल है, आप कर लें उनसे बात इस मामले पर। मेरी ना कोई ईगो है तो ना ही मेरी कोई ज़िद है। मैं उनके साथ मिल के इसको चलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हम दोनों मिल के चला लेंगे। अगर देखें ना, एक इंस्टीट्यूट है, मैं 2015 से उसको चला रहा हूँ और बनाया भी मेरे ही बड़ों ने है। तो उसके बावजूद मैं डॉक्टर साहब के साथ तैयार हूँ चलाने के लिए और मैं उनके साथ इसको मिल के चलाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो जो कहते हैं कि आपने डिमांड की है पैसों की, जी, जी। आप कह रहे हैं कि आपने 1 करोड़ रुपया डॉक्टर क्रिस्टी साहब को दिया है। जी, जी। वो कहते हैं मुझे 80 लाख रुपया मिला है जो कि दारुल हिकमत के अकाउंट में गया है, जिससे उन्होंने सैलरीज दी हैं, जिससे उन्होंने प्रोविडेंट फंड दी हैं। तो वो कहते हैं कि वो मेरी ज़ात के लिए नहीं आया, मगर आप कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट किया था कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, काबिज़ हूँ, मैं इसको बेचने का इख्तियार रखता हूँ। अब आपस में डॉक्यूमेंट है? जी, मेरे पास है, मैं इसको बेच सकता हूँ, लिहाजा मैं ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं बेच रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि पे ऑर्डर बना दे दारुल हिकमत का, क्योंकि उसके अकाउंट के भी सिग्नेटरी तो वही है ना। तो आप वो जो कहते हैं उनको दी, आप वो डिमांड करेंगे कि हमें वो पैसे वापस किए जाएं? जी, वो पैसे डॉक्टर साहब जो हैं, जिस तरह अगर वो कहते हैं कि ये जो पैसे हैं ये मैं वापस नहीं करूँगा, तो ठीक है, वो अगर नहीं करते, जब वापस कर दें तो जो स्कूल है बेदियाँ रोड का वो वापस ले लें, चल तो वहाँ चैरिटी। तो आप कह रहे हैं कि करोड़ वापस करें तो वो भी वापस हो जाएगा स्कूल, और ये भी आप नया बोर्ड बना दें तो ये भी आप चलाएं? जी, ये भी चलाएंगे इसको नया बोर्ड बना के। मेरी इसमें जो सिर्फ 1-2 यही मतलब मतलब कह लें कि कंडीशंस हैं कि ठीक है, ऊपर नया बोर्ड बन जाए और नीचे डॉक्टर साहब और मैं इसकी मगर कब्जा आप ही रखेंगे अपने पास? नहीं, डॉक्टर साहब भी रखें। नहीं नहीं, हम तो देखिए डॉक्टर साहब भी वॉलंटियर ही होंगे, ट्रस्ट का है ना ये सारा सिलसिला। आप कब्जा कायम रखना चाहते हैं अपना यहाँ पे कि आप कहें कि चलो जी मैं भी साइड पे होता हूँ, डॉक्टर साहब भी साइड, एक अच्छा बोर्ड बना के वो चला लें? बोर्ड तो देखें ऊपर होता है, बोर्ड तो हमेशा मॉनिटर करता है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैं उसको चलाता रहूँ। आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपके जी, पास मैं रहे? एडमिनिस्ट्रेशन चलाता रहूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अकेला चलाता रहूँ। उतना ही हक डॉक्टर साहब भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे रखें, उतने ही जो है इख्तियार। मगर आप वो चाहते ये हैं कि आपके पास पोजेशन आपके पास हो, मेन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हो, जी, ये चाहते हैं आप?
जो कि शायद ये डॉक्टर साहब ना मानेंगे। आप उनसे बात कर लें। मैं ज़रूर करूँगा बाद में, हम इसलिए निकले मैं बाहर। बेसिकली बात ये है कि मैं ये तो कह नहीं रहा कि मेरे अकेले की हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और वो इसको मिल के चला ले। मगर ये पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए ट्रस्ट तो ऑलवेज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी कोई ना कोई तो देखें गवर्निंग बॉडी होती है ना, जो उसका ऊपर बोर्ड होता है। तो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी बेशक है, लेकिन चलाने के लिए उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका एक बोर्ड बनता है, फिर बोर्ड के नीचे उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो उसको चलाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड जो है उसमें बिल्कुल तमाम नए लोग आ जाएं, एजुकेशनिस्ट आ जाएं, और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में मैं और डॉक्टर साहब आ जाएं, या मैं डॉक्टर साहब के नीचे भी काम करने को तैयार। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आगे बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, कोशिश हमारी है कि इस गंभीर मसले का हल कोई तलाश किया जा सके। नौरेज़ साहब ने जिस तरह से अभी कहा कि उनको ईगो का मसला नहीं है, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि अगर स्टेप डाउन करें और नया बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि सारे निज़ाम को देखे, मगर ये है कि नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर डॉक्टर साहब नौरेज़ साहब के साथ मिलकर चलाना चाहते तो वो उसके लिए हाज़िर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं डॉक्टर साहब के नीचे भी काम करने को तैयार हूँ। तो नाज़रीन, अब देखना ये है कि कौन या ऊँट ये जो है किस करवट बैठेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है अगर इनके परदादा ने भी दी है तो ट्रस्ट को जब दे दी गई तो वो ट्रस्ट की होगी और पब्लिक की प्रॉपर्टी होगी। अब हमने देखना ये है कि बीइंग क्रिश्चियन हम अपना क्या रोल अदा करते हैं। क्या हम इन्हीं लिटिगेशंस में पड़े रहेंगे और कौम के बच्चे फिर स्कूल से बाहर रहेंगे? क्या हम इन्हीं लिटिगेशन में पड़े रहेंगे और अपनी कम्युनिटी का नाम बदनाम करते रहेंगे? अब मैं समझता हूँ कि दो शख्सों को सोचने की इसमें ज़रूरत है। एक हमारे बुज़ुर्ग डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब को, दूसरे हमारे नौजवान भाई नौरेज़ साहब को, कि किस तरह से हमने इस मसले को पाया तकमील तक पहुँचाना है ताकि पाकिस्तान में जो मसीहों की खोई हुई साख है वो बहाल हो सके। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन के बग़ैर मसीही कौम तरक्की नहीं कर सकती, मसीही कौम आगे बढ़ नहीं सकती, इनकी खोई हुई साख इनको नहीं मिल सकती। और मैं बड़ी माज़रत के साथ कहता हूँ, कई दफ़ा मैंने कहा कि अब हमें पासबानों से ज़्यादा इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, पायलट्स, फ़ौजी ये लोग चाहिए ताकि हमारी कौम बढ़ सके, हमारी कौम तरक्की कर सके, फ्लरिश कर सके। और वो जो स्टिग्मा हमारे ऊपर है, जो एक ऐसे लफ्ज़ के साथ बुलाया जाता है हमें, जिससे हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह होती है, वो तब हो सकेगा जब हम सब मिलकर अपनी कौम के बच्चों को तालीम देंगे। मेरी दुआ है कि दारुल हिकमत को खुदा फिर से बहाल करे, फिर से इसमें रौनकें आएँ, और वो जो बच्चे या ऑर्फनेज में पढ़ रहे हैं, आज अगर 33 है तो कल ये 3000 हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सके ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त दीजिए, और बहुत शुक्रिया नौरेज़ साहब, और हमारी दुआ है खुदा इसमें कामयाब करे, हमें आपको कामयाब करे ताकि ये प्रॉपर्टी जो है मुस्तहद तक पहुँच सके। थैंक यू।